सिर्फ इसलिए कि तुमने यूं ही कहा था कि अगर वो 3 दिन और 3 रात बिना सोए बिना खाए पिए बारिश में खड़ी रहे तो तुम 2 दिन ठीक से रहोगे और खुद को परेशान करना बंद कर दोगे। लियू रुयान ने अपने पहले से ही थके हुए शरीर की परवाह किए बिना पूरी रात बारिश में घुटनों के बल बैठी रही। एक दिन तुमने अचानक आंखें खोली और तुरंत नीचे भागे उस औरत को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने बारिश में भीगी हुई तुम्हारी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बटलर को आदेश दिया कि वो यंग मास्टर को वापस उसके कमरे में ले जाए। तुमने भौहें चढ़ाईं। और तुम्हारा क्या? औरत ने अपना सिर झुका लिया। अभी 12 घंटे बाकी हैं, हम और खड़े नहीं रहेंगे, मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगी। लियू रुयान जबरदस्ती खड़ी हुई और बटलर को जोर से डांटा, यंग मास्टर को वापस उसके कमरे में ले जाओ। तुम आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो साथ में अंदर चलते हैं, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। लियू रुयान ने तुम्हें दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपना हाथ उसकी कमर में डाला, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों को चूमा। लेकिन लियू रुयान ने अचानक तुम्हें दूर धकेल दिया। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी, अभी भी 12 घंटे बाकी हैं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। धकेले जाने के बाद तुम हैरान रह गए और फिर खुद को उससे सटा लिया। लियू रुयान ने तुम्हें फिर से दूर धकेला। क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? लेकिन तुम जिद करके और पास चले गए। हर बार जब वो धक्का देती तुम और पास आते जाते, जब तक कि उसमें पूरी ताकत नहीं बची और वो धीरे से तुम्हारी बाहों में गिर पड़ी। लियू रुयान की आवाज़ धीमी और दुखी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस मेरे कमरे में ले जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सो। तुम्हारा दिल बैठ गया। बिना कुछ कहे तुमने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए। जैसे ही तुम अंदर गए तुमने उसे ध्यान से नीचे उतारा। वो चोटों से भरी हुई थी। उसे इस तरह पकड़ने से उसे और दर्द होता। उसे दर्द में देखकर तुम्हारा दिल दुखने लगा। लियू रुयान ने तुम्हें देखा, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। उसे लगा कि तुम उससे नफरत करते हो, कि तुम्हारी नज़दीकी उसे हार मानने पर मजबूर करने का एक तरीका है। मैं वापस खड़ी हो जाऊंगी, बाकी समय में हिसाब कर लूंगी। तुमने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अब और खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर नहीं जाऊंगी। लियू रुयान ने अपना सिर नीचे किया, तुम्हारा हाथ झटक दिया और जाने ही वाली थी। भाई म्यू, मैं तुम्हें पीछे हटने का मौका नहीं दूंगी। 24 घंटे काफ़ी नहीं है, मैं 3 दिन और खड़ी रहूंगी। तुम अचानक उस पर झपटे, उसे पीछे से कसकर गले लगाया, तुम्हारा गाल उसके गाल से रगड़ा। लियू रुयान, क्या तुम फिर से खड़ी होने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लियू रुयान ने अपना सिर घुमाया। उसकी तेज़ नज़र तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हारे आर पार देखने की कोशिश कर रही हो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि तुम पहले की तरह अपना कंट्रोल खो दो, चीज़ें तोड़ दो, उसकी बेइज्जती करो और फिर पछताओ, उसे बाहर निकलने के लिए कहो। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे पहले ही बाथरूम में खींच कर ले जाओगे, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करोगे और अपने कपड़े उतारोगे। लियू रुयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो सोच रही थी, क्या तुम गुस्सा नहीं होने वाले थे? तुम मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम उसकी भीगी हुई सफ़ेद ड्रेस को घूर रहे थे। तुम्हारी आवाज़ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। खुद उतारो या मैं तुम्हारी मदद करूं। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें घूरा। तुम्हें लगा कि वो धीरे चल रही है, इसलिए तुमने उसके कपड़े खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तुमने अभी एक बटन ही खोला था कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसके गाल लाल हो गए और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। भाई म्यू, क्या तुम जानते हो कि औरत के कपड़े उतारने का क्या मतलब होता है? तुमने अपना सिर झुकाया, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुके। शायद इसका मतलब जिम्मेदारी लेना है। उसने तुम्हारा बेचैन हाथ पकड़ा, अचानक दरवाज़ा खोला और तुम्हें बाहर धकेल दिया। मैं खुद कर लूंगी। एक धमाके के साथ बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तुमने मुड़कर सूखे कपड़े पहने। फिर वो किचन में गई और उसके लिए गर्म नूडल सूप का कटोरा बनाया। लियू रुयान बाथरूम पहनकर बाहर आई तो देखा कि कमरा खाली है। तुम्हें खोने का डर उसे तुरंत लग गया। वो घबराकर चिल्लाई, सोफ़ी। सोफ़ी आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आई। लियू रुयान की आवाज़ कांप रही थी। ब्रदर म्यू कहाँ है? सोफ़ी हैरान रह गई। क्या मिस्टर म्यू तुम्हारे कमरे में नहीं है? लियू रुयान पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठी और चिल्लाते हुए आदेश दिया, हाइचिंग के सभी एग्जिट तुरंत बंद कर दो, सभी बॉडीगार्ड्स को भेजो, उसे ढूंढो चाहे कुछ भी हो। ये कहकर वो पागलों की तरह नीचे भागी। बगल से एक बुरी मर्द की आवाज़ आई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम कहाँ जा रही हो? लियू रुयान तेज़ी से मुड़ी और देखा कि तुमने काले शॉर्ट्स और कमर पर एक अजीब सा कैट एप्रन पहना हुआ है और तुम्हारे हाथ में एक कटोरा है। तुम कटोरा लेकर उसके पास गए, उसके नंगे पैरों को देखते हुए। तुम्हें कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं मिला, तुम कहाँ भाग रही हो? लियू रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बेवकूफ़ी भरी थीं और उसे एक अजीब सा गिल्ट महसूस हुआ। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे लगा कि तुम फिर से भाग गए हो। तुमने कटोरा उसे दिया। पहले खुद को गर्म करने के लिए कटोरी जिंजर सूप पी लो, नूडल्स जल्द ही तैयार हो जाएंगे। सोफ़ी के हाव भाव बदल गए और वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन लियू रुयान ने पहले ही जिंजर सूप एक ही घूंट में पी लिया था। उसने तुरंत उसे घूरा। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि सोफ़ी ज़्यादा सोच रही है, बस बात यह है कि तुमने लियू रुयान को पहले जब भी कुछ दिया था तो वो हमेशा उसे फूड पॉइजनिंग देने के लिए था। तुमने उसे फिर से एक ज़रूरी प्रोजेक्ट मिस करवा दिया और कंपनी को अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है।
तुम शांति से नतीजा मान लो। अगर वो जहर भी होता तो तुम बिना झिझक उसे पी लेते, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारा जहर भी हूं और तुम्हारा एकमात्र एंटीडोट भी। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, बस गंभीरता से सिर हिलाया। जब सूफे ने तुम्हें फिर से किचन में जाते देखा तो वो घबरा गई। मिस, उसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। लियू रुयान ने अपनी आंखें नीची कर लें। उसकी ठंडी आवाज में थोड़ी नरमी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? सूफे और कहना चाहती थी, लेकिन लियू रुयान ने उसे ठंडे अंदाज में टोक दिया। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मेरे पीछे मत आना। सूफे के पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब डॉक्टर आया तो जांच के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि कोई जहर नहीं है, लेकिन घाव पहले ही सड़ चुका था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। सूफे ने मरहम लिया और उसे लगाना शुरू करने ही वाली थी। मैम, इसके लिए मरहम लगाऊंगी। तुम अभी नूडल्स का कटोरा लेकर बाहर आई थीं और तुरंत उसे रोक दिया। नहीं। सूफी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मिस्टर म्यू, क्या आप मिस को इन्फेक्शन वाले घाव से मरते हुए देखना चाहते हैं? आपने कटोरा नीचे रखा और सूफी के हाथ से मरहम छीन लिया। आपकी आवाज बहुत तेज है। मेरी औरत का शरीर किसी और को देखने के लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं। लियू रुयान ने अचानक आपकी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। आपने क्या कहा? मैंने दोहराया, आप मेरी औरत हैं, भले ही ये सिर्फ झूठ हो। लियू रुयान ने इस नरमी के पल के आगे अपनी मर्जी से हार मान ली। आपके खट्टे लहजे से साफ है कि आपको जलन हो रही है। सूफी ने बगल से मजाक उड़ाया। मिस्टर म्यू, इस बार आप हमारी जवान औरत को क्या परेशान करने का प्लान बना रहे हैं? हर बार जब आप उस पर फिदा होते हैं तो या तो भागने के लिए या बिजनेस सीक्रेट्स चुराने के लिए। ये ट्रिक हमेशा आपके लिए काम करती है। ये सुनकर लियू रुयान का चेहरा काला पड़ गया। आपने सूफी को नजरअंदाज किया और इसके बजाय डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखा। आप लियू रुयान के सामने बैठे और जानबूझकर अपने शब्द खींचे। जल्दी से अपने नूडल्स खाओ, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं दवा लगा दूंगी। लियू रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा और फिर चुपचाप नूडल्स खाने के लिए सिर नीचे कर लिया। तुमने उसे जोर नहीं दिया, बस उसे ध्यान से देखा। उसका अकेला और उदास चेहरा बहुत खूबसूरत था। तुम आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। लियू रुयान कितनी खूबसूरत है, मैं पहले किस बात से अंधा था। लियू रुयान ने तुम्हारी जलती हुई नजर महसूस की, लेकिन उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि कहीं गलती से करीबी का ये खास पल टूट ना जाए। जैसे ही तुम खड़े हुए उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसके पास गए और इस दौरान उसका हाथ भी पकड़ लिया। तुमने काफी खा लिया है, अब दवा लगाने का समय है। उसे बोलते हुए देखकर तुमने उसके होठों को अपने हाथ से ढक दिया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसलिए तुम सिर्फ बात मानकर दवा लगा सकते हो। जब तक तुम मेरी बात सुनोगी। तुम्हारी बात खत्म होने से पहले तुमने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। उसके होठों की गर्माहट ने लियू रुयान को झटका दिया। जब तक उसने रिएक्ट किया तुम उसे वापस बेडरूम में खींच चुके थे। तुमने हाथ बढ़ाकर उसका बाथरूम खोला, जिससे उसकी पीठ पर चोट के निशान दिखे। बारिश की वजह से घाव और बढ़ने लगे थे। तुम्हारा दिल बैठ गया। लियू यान, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। परसों ही तुमने लियू का प्लान शिन मेंग्याओ को लीक कर दिया था, जिससे उसे पिछला प्रोजेक्ट खोना पड़ा। ओल्ड मास्टर लियो इतने गुस्से में थे कि वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाना चाहते थे। उसने तुम्हें बचाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और इस तरह पीटी गई। चिंता मत करो, मैंने जो खोया है उसका बदला जरूर लूंगी। लियो रुयान की आवाज बहुत धीमी थी। कोई बात नहीं, इससे तुम्हें और ज्यादा अफसोस और गिल्टी महसूस होगा। उसकी उंगलियों में मरहम था। उसकी हरकतें बहुत धीरे धीरे हो रही थी। लियो रुयान की भौहें जलन से थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम असल में उसे दवा लगा रहे हो, और वो भी बहुत धीरे से। उसने सोचा था कि तुम ऑइंटमेंट फेंक दो, आखिर तुम चाहते हो कि वो मर जाए। तुमने ध्यान से उसकी पीठ के घाव पर ऑइंटमेंट लगाया और धीरे से पूछा, क्या कोई और चोट है? लियो रुयान का शरीर अकड़ गया और कंबल पर रखा उसका अंगूठा अजीब तरह से फड़कने लगा। नहीं, तुमने ये छोटी सी हरकत देखी। तुमने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? वो तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता। जब वो झूठ बोलता है तो उसका अंगूठा फड़कता है। ये एक ऐसा राज है जिसे तुमने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत समय लगाकर खोजा है। तुमने एक भौं उठाई। तुम्हारा लहजा दबंग और बेतुका था। क्या तुम मुझे खुद बताओगे या मुझे खुद तुम्हें एक्सपोज करना चाहिए? लियो रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा और उसके बर्फीले चेहरे पर एक अजीब सी लाली आ गई। उसका शर्माना देखकर तुमने अपने चंचल और शरारती अंदाज में कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे देर सवेर देखना ही होगा। जैसे ही तुमने बात की तुम्हारी नज़र नीचे गई और सच में तुमने एक छिपी हुई जगह पर कोड़े का निशान देखा। तुम्हें कहाँ चोट लगी? कोई हैरानी नहीं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
लियो रुयान ने तुम्हारा हाथ आगे बढ़ते देखा और अपने आप बच निकला। नहीं, उसे भागता हुआ देखकर तुमने जानबूझकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही। दामई के बोलने के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले ही पल तुम लियो रुयान के पलटवार में फंस गए। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी, उसके लाल होंठ थोड़े से खुले। तुम्हें फिर से भागने की इजाजत नहीं है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसे टोक दिया। जल्दी करो और मरहम लगाओ, फिर बात मानकर सो जाओ। लियो रुयान 3 दिन और 2 रात से सोया नहीं है। उसे ठीक से आराम करने की ज़रूरत है। उसे हिलता डुलता ना देखकर तुमने उसे फिर से चिढ़ाया। तुम बहुत धीरे हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूं? कभी ना कभी तो ये होना ही है। इन बातों से लियो रुयान फिर से लाल हो गया। उसने मरहम पकड़ा और बाथरूम में भागा। उसके लाल कानों वाले सिर को छोटे खरगोश की तरह भागते हुए देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सके। तो जब वो शर्मीला होता है तो वो इतना प्यारा लगता है। जब लियो रुयान मरहम लगाकर बाहर आया तो उसके चेहरे की लाली गायब हो गई थी और वो अपने अलग और अच्छे व्यवहार में वापस आ गया। वो तुम्हारे पास आया, दुखी होकर मुंह बना रहा था। मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ सोओगे? वो बस तुम्हें घूरता रहा। उसकी आंखें शक से चमक रही थी। तुम जानती थी कि उसे अभी तुम पर भरोसा नहीं है। समझाने की जहमत मत उठाओ। तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। लियो रुयान तुम्हारी तरफ पीट करके लेट गया। तुमने खुद को उससे सटा लिया, उसे पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही तुमने उसे गले लगाया, उसका शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। भाई म्यू, तुम मेरे साथ जितना ज़्यादा ऐसा बर्ताव करोगे, मैं तुम्हें उतना ही कम जाने दूंगा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो हवा को जमा सकती हो। तुमने अपनी तर्जनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। तुम्हारी आवाज़ पक्की थी, तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, इस जिंदगी में भी नहीं। तुम्हारा गाल उसकी गर्दन के पीछे दबा। तुम्हारी गर्म सांसें उस पर पड़ रही थी। एक बार और मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? इस बार मैं तुम्हें पक्का एक ऐसी दुनिया दूंगा जो सिर्फ हमारी होगी। लियो रुयान कुछ भी सह सकता था, लेकिन वो तुम्हें इतना कमज़ोर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ठीक यही चाहता था। उसकी आवाज़ तुरंत नरम पड़ गई। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम उसके और करीब आ गई। तुम्हारा लहजा भारी था। मुझ पर एक बार और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम दोनों में से कोई नहीं बोला। लियो रुयान ने लालच से उस पल की कोमलता का मजा लिया। हालांकि तुम इस खूबसूरत पल को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम जानती थी कि वो तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम अपने कामों से सब कुछ साबित कर दोगी। थोड़ी देर बाद तुमने जानबूझकर अपनी सांसें धीमी कर ली, सोने का नाटक करते हुए। और सच में लियो रुयान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने होंठ तुम्हारे होठों से लगाए। एक किस तुम्हारे चेहरे पर पड़ा। अगर ये सपना है तो काश मैं कभी ना जागूं। ये बातें सुनकर तुमने सोने का नाटक करते हुए अपने दिल में तेज दर्द महसूस किया। पिछली जिंदगी में तुम उसके बहुत एहसानमंद थे। काफी देर बाद तुमने अपनी बाहों में लिए हुए इंसान को धीरे से हिलाया, उन्हें धीरे से हिलाया। अयान ने कई बार फोन किया, लेकिन लियो रुयान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी तुमने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर 10 मिस्ड कॉल साफ दिख रही थी। फोन को देखते हुए तुम्हारे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। शेन मेंग्याओ वो इंसान नहीं था जिसे तुम ढूंढ रही थी। उसने तुम्हें 10 साल तक धोखा दिया था। तुमने लापरवाही से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम बदल दिया। जैसे ही तुमने उसे सेव किया, उसका कॉल फिर आ गया। तुमने जवाब देने के लिए स्वाइप किया, सो रहे लियो रुयान की तरफ देखा। तुम्हारी आवाज़ में कोई फर्क नहीं था। शेन मेंग्याओ, इतनी देर से कुछ गड़बड़ है। लाइन की दूसरी तरफ शेन मेंग्याओ ने रॉचर अंदाज में इशारा किया। तुरंत नाइट शेड बार के कमरा 208 में आओ। मेरे पास यहाँ एक जाल है। आओ और इसे ढकने में मेरी मदद करो। तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। जैसे जैसे घड़ी पीछे जाती गई, तुमने आंखें घुमाई। सिर्फ शेन मेंग्याओ ही तुम्हारे साथ अच्छा था, जिससे तुम इतनी इमोशनल हो गई कि तुमने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। तुमने कभी सोचा था कि यही प्यार है? तुम्हें क्या पता था तुम्हारे प्रति उसकी मेहरबानी के पीछे कोई और वजह थी। वो सिर्फ म्यू परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था। और इस बार शेन मिंग्याओ का नाइट क्लब में बुलावा सिर्फ तुम्हें 100 मिलियन युआन की डील के बदले एक 70 साल की औरत को बेचने के लिए था। तुम्हारी पिछली जिंदगी में अगर लियो रुयान ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। तुमने तुरंत फोन रख दिया। तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चमक थी। शेन मिंग्याओ, जब तुम इतनी बेरहम हो तो इस बार मैं तुम्हें वही काटूंगा जो तुम बोओगे। तुमने खुद को अपने ख्यालों से बाहर निकाला, सो रही लियो रुयान को देखा और खुशी से मुस्कुराए। फिर तुमने अपना फोन उठाया और जल्दी से नंबर को वर्चुअल नंबर में बदल दिया। जियांग हाओ ने 110 डायल किया। तुमने अपनी आवाज़ धीमी करके भारी कर ली। हेलो, मैं जिंगचेंग होटल के कमरा 1314 में किसी के प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त होने की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद तुमने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी सगाई म्यू परिवार से हुई थी, जिंगचेंग होटल में प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त थी। तुम्हें लगता था कि उसके स्टेटस के साथ शेन मिंग्याओ का स्कैंडल आधे महीने तक ट्रेंडिंग टॉपिक पर छाए रहने के लिए काफ़ी था। फ़ोन रखने के बाद तुम तुरंत बिस्तर से उठे और अपने कपड़े बदले।
तुम बिस्तर के पास खड़े हो गए। सो रही लियू रुयान को चुपचाप देखते हुए तुम्हारी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को छूती हैं, आखिर में उसके होठों पर टिक जाती हैं। फिर तुम नीचे झुकते हो और उसके होठों पर एक हल्का सा किस करते हो। तुम्हारी आवाज़ पंख जितनी हल्की उसके जैसी है। आयान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। धीमी होने के बावजूद तुम्हारी आवाज़ पक्के इरादे से भरी है। मेरा इंतज़ार करो। तुम्हें उस औरत शैन मेंग्याओ से अपनी सगाई जितनी जल्दी हो सके तोड़ देनी चाहिए। अब से तुम लियू रुयान के साथ सही तरीके से रह सकते हो। तुमने दरवाज़ा बंद ही किया था कि नीचे इंतज़ार कर रही सूफी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मिस्टर म्यू, तुम बाहर नहीं जा सकते। तुमने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और बेरुखी से ऑर्डर दिया, नाइट पार्क के कमरा नंबर 208 में किसी को भेजो। अंदर उस अंधे बेवकूफ़ को पीटना। उस बूढ़े कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। तुम मन ही मन मजाक उड़ाते हो। चलो आज अपनी भूख बढ़ाने के लिए उसे पीटते हैं। कल लियो रुयान उसकी कंपनी खरीद लेगी और वो खाने के लिए भीख मांगेगी। सूफी हैरान रह गई। क्या तुम बाहर नहीं जा रहे थे? तुम्हारे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बेशक मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ जिंगचैंग होटल चलो। सूफी अचानक टेंशन में आ गई और उसने अपने आप दूसरी मंजिल की तरफ देखा। ये देखकर तुमने एक भौं उठाई। क्या लियोयान तुम्हें देख रहा है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम्हारी आवाज़ 8 डिग्री ठंडी हो गई। सूफी ने तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से एक कार तैयार करने का ऑर्डर दिया और खुद छाता पकड़कर तुम्हें विदा करने आई। अगले ही पल काली सेडान बारिश वाली रात में तेजी से चली गई। कार में तुमने अपना फ़ोन खोला और कई वॉइस मैसेज भेजे। तुम्हारी आवाज़ इतनी नरम थी कि दिल पिघल जाए। आयान, सो जाओ, मैं वापस आती हूँ। अगर तुम जल्दी नहीं सोए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर तुम 1 घंटा कम सोए तो मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगी। अगर तुम 1 घंटा ज़्यादा सोए तो मैं तुम्हें और किस करूंगी। गुड नाइट। हालांकि गाड़ी चला रही सूफी ने तुम्हारी घटिया आवाज़ सुनी और नफरत से हंसी उड़ाई। हमारी जवान लड़की को मनाना इतना आसान नहीं है। तुम मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में पक्का इरादा था। उसे मनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो उसे मनाता है वो मेरे पापा नहीं है। हाँ, तुम्हारा आयान बस तुम्हारी उंगलियां चटकाकर तुम्हें अपनी जान दे देगा। सूफी ने फिर से मजाक उड़ाया। यही वो कैपिटल है जिससे तुमने पहले मिस को इतनी लापरवाही से चोट पहुंचाई थी। तुमने अचानक अपनी आंखें उठाई। तुम्हारी नज़र चाकू की तरह सूफी की ओर जा रही थी और एक एक शब्द कहते हुए कहा, मैं अपने कामों से साबित कर दूंगा कि मैं उससे प्यार करूंगा, उसे संभाल कर रखूंगा और आज रात से जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। और तुम्हारा पहला कदम उस औरत शैन मेंग्याओ को तोड़ देना है, उसे बर्बाद करने और इस घटिया सगाई को तोड़ने से शुरू करना है। इस बीच जिंगचैंग होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में शैन मेंग्याओ यांग वे की बाहों में थी। उसके शब्द मिसालों से भरे थे। ये उसकी अच्छी किस्मत है कि मिस्टर वांग को उसकी बदसूरत शक्ल के बावजूद वो पसंद आ गई हैं। यांग वे को अभी भी थोड़ा होश था। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन वो आखिर मेरी सौतेली भाई है। शैन मेंग्याओ के हाथ बेचैनी से घूमने लगे। उसका मुंह उसे लगातार लुभा रहा था। ऐसी देहाती औरत, मिस्टर वांग उसे 500,000 युआन दे सकते हैं, जो उसके लिए अयाशी भरी जिंदगी जीने के लिए काफी है। ये देखकर कि यांग वे ने संघर्ष करना बंद कर दिया है, कमरे की हवा घनी और चिपचिपी हो गई। शैन मेंग्याओ तो पलटकर उसके ऊपर चढ़ गई। लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। वांग मैन को बाहर से जोर जोर से लात और थप्पड़ मारे गए। यांग वे चिल्लाई और कंबल के नीचे घुस गई। शैन मिंग्याओ गुस्से में थी। आखिर कौन मौत ढूंढ रहा है? इससे पहले कि वो बोल पाती, पुलिस अधिकारियों का एक ग्रुप अंदर घुसाया, चिल्लाते हुए, हिल्ला मत, एंटी प्रोस्टिट्यूशन ऑपरेशन। हमें रिपोर्ट मिली है कि कोई यहां गैरकानूनी लेन देन कर रहा है। शैन मिंग्याओ ने कंबल पकड़ लिया। उसका चेहरा बेसब्री से भरा हुआ था। उसने अचानक ऊपर देखा और पुलिस पर चिल्लाई, ध्यान से देखो, ये चेहरा मेरे पास है, मैं वारंट इस्तेमाल कर रही हूं। लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बस बिना किसी भाव के अपनी किस्मत मान ली। कपड़े पहनो, अपनी आईडी दिखाओ। ये देखकर कि उसकी बदमाशी बेकार थी, शैन मिंग्याओ ने अपने बैग से कैश की एक गड्डी निकाली और उसे दे दी। ऑफिसर्स, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। लो, एक कप चाय पियो। ये सुनकर लीड ऑफिसर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तो तुमने हमें खुलेआम रिश्वत देने की हिम्मत की? अगले ही पल एक ठंडे हाथ ने क्लिक किया और उसकी कलाई पकड़ ली। इन सबको ले जाओ, हमारे साथ अच्छी बातचीत के लिए वापस आओ। यांग वे, जो कवर के नीचे छिपी थी, अब और छिप नहीं सकती थी। उसके पास कांपने और अपना सिर बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अपने कपड़े ढूंढने के लिए कवर से बाहर रेंगना पड़ा। वो उससे डेटिंग कर रही थी, लेकिन वो अभी नंगी खड़ी हुई ही थी कि क्लिक क्लिक, रोशनी की अनगिनत चमक ने तुरंत पूरे कमरे को एक सफेद तस्वीर की तरह रोशन कर दिया। पार्किंग में आप शांति से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे थे कि अचानक सूफी की आवाज आई, मिस्टर म्यू, वे बाहर आ रहे हैं। आपने ऊपर देखा और देखा कि आपकी मंगेतर शैन मेंग्याओ और आपके अच्छे दोस्त यांग वे को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जा रहा है। एंट्रेंस पर पेपराजी बवंडर की तरह थे, अपने कैमरे जोर जोर से चमका रहे थे। शैन परिवार की अभी अभी म्यू परिवार से सगाई हुई थी, लेकिन उसने पलटकर अपने जीजा के साथ आपको धोखा दिया। और यांग वे तो दिलों की धड़कन था, ये खबर ही काफी थी। यांग वे ने अपना चेहरा छिपा लिया, चिल्लाते हुए शैन मेंग्याओ की बाहों में छिप गया। आपने मुस्कुराते हुए ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया, जाओ पेपराजी से कहो कि शैन मेंग्याओ चाहे कितने भी पैसे दे, फोटो अपलोड करनी होंगी, मैं डबल पैसे दूंगा। सोफी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने आपको हैरानी से देखा। क्या तुम शैन मेंग्याओ के लिए मरने वाली नहीं थी? आज तुम इतनी बेरहम क्यों हो रही हो? पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा रही हो, पेपराजी को एक्सपोज कर रही हो, उनकी रेप्यूटेशन खराब कर रही हो।
तुमने बस अपनी आंखें नीचे की और हल्के से सिर हिलाया। सोफी ने अपना सिर हिलाया। कहते हैं औरत का दिल सच्चा होता है, लेकिन तुम औरत से भी ज्यादा डरावनी हो। फिर सोफी कार से बाहर निकली और ये सुनकर कि ये मिस सैन का अरेंजमेंट था, पेपराजी तुरंत समझ गए। ऐसा लग रहा था कि शन मेंग्याओ ने मिस सैन को नाराज कर दिया था, इसलिए उनके पास पोलाइट होने की और भी कम वजह थी। सूफी के कार में वापस आने के बाद तुमने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। पहले वापस जाओ, कार यहीं छोड़ दो, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो तुरंत सावधान हो गई। क्या ये सब पहले एक नाटक था? क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? तुमने उसकी तरफ देखा, तुम्हारी आवाज़ ठंडी थी। क्या तुम एयान के इंस्ट्रक्शन भूल गई हो? सूफी तुरंत चुप हो गई, बस गुस्से में तुम्हें चेतावनी दे पाई। मिस्टर म्यू, याद रखना, मिस सैन की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आधे घंटे बाद शन मेंग्याओ ने फ़ोन किया। वो कमांडिंग टोन में गरजी, भाई म्यू, मुझे बेल आउट कराने के लिए पुलिस स्टेशन आओ। तुमने शांति से एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस की हमदर्दी भरी नज़रों के नीचे तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। फाइन भरा, प्रोसेस से गुजरे और दोनों गलत काम करने वालों को बाहर निकाला। लेकिन इस बहुत ज़्यादा चुप्पी ने यांग वेई को बेचैन कर दिया। छोटे भाई, क्या तुम पूछोगे नहीं? तुमने लापरवाही से 3 शब्द कहे, जो भी हो। जाहिर है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में इस अच्छे भाई ने तुम्हें भागने में मदद की थी, सच्ची चिंता का नाटक करके। लेकिन इतनी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि वो कितना दोगला है। तुम्हारे 6 कज़न्स की मौत भी उनसे जुड़ी हो सकती है। लेकिन शन मेंग्याओ ने नफरत से देखा और यांग वेई को पकड़ लिया। उसे मत समझाओ, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसकी नज़र में तुम बस एक देहाती, बदसूरत देहाती हो। अगर म्यू परिवार की दौलत ना होती तो वो तुम्हें देखकर ही नफरत करता। तभी यांग वेई ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया। भाई, ये घर का रास्ता नहीं है, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। कौन? खिड़की के सामने से गुजरते नज़ारे को देखकर यांग वेई तुरंत घबरा गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या उस औरत से मिलना है? उस औरत का जिक्र होते ही शन मेंग्याओ का चेहरा तुरंत बर्तन के तले जैसा काला हो गया। हालांकि वो आपको पसंद नहीं करती और सोचती है कि आपके साथ सगाई करना शर्मनाक और घिनौना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको धोखा देना पसंद करती है। भले ही वो जानती हो कि आप लियू ग्रुप के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ सिर्फ इसलिए रह रही हैं ताकि आपसे लियू ग्रुप की प्रोजेक्ट प्लानिंग संभालवाई जा सके। यांग वेई ने डर से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई, मैं नहीं जा रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। जब आपने कहा, लगभग पहुँच ही गए। जैसे ही आपने बोलना खत्म किया, आपने गैस पर जोर से दबाया और कार तीर की तरह निकल गई, सुनसान सड़क पर लापरवाही से दौड़ती हुई। यांग वेई घबराकर शन मेंग्याओ से लिपट गया और बार बार चिल्ला रहा था। शन मेंग्याओ चिल्लाई, क्या आपको पुनर्जन्म लेने की इतनी जल्दी है? वे तुरंत सड़क किनारे बैठ गए, जोर जोर से उल्टी करने लगे, जैसे वे अभी अभी मौत से बचकर आए हों। लेकिन फिर यांग वेई ने ऊपर देखा तो सिर्फ काले और सफ़ेद रंग के उदास मकबरे देखे, जिनके ऊपर एक कौवा उड़ रहा था। वो इतना डर गया कि उसने खुद को शन मेंग्याओ की बाहों में फेंक दिया। उसका चेहरा अभी भी पीला था। शन मेंग्याओ ने हाफते हुए यांग वेई को कसकर गले लगाया और तुम पर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? हमें आधी रात को कब्रिस्तान में ले जा रहे हो? यांग वेई और भी ज्यादा डर गया। मुझे घर जाना है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन तुमने उसके छोटे बाल पकड़ लिए। भाई म्यू, तुम क्या कर रहे हो? शन मेंग्याओ ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे लात मार दी, जिससे वो हैरान रह गया। तुम बुरी हालत में जमीन पर गिर पड़े और तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा गया। यांग वे के छोटे बाल पकड़कर तुम रुक रुक कर कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। शन मेंग्याओ तुम्हारा पीछा करने के लिए उठी ही थी कि 2 लंबे लोगों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। तुमने आवाज़ सुनी लेकिन मुड़े नहीं और बेरुखी से कहा, उसे मत रोको, उसे आने दो, वरना मज़ा नहीं आएगा। और इसलिए यांग वे की चीखों और मुश्किलों के बीच तुम उसे ज़बरदस्ती एक कब्र के पत्थर तक खींच ले गए। कब्र के पत्थर पर लिखा आदमी बहुत अच्छा और सभ्य था। उस पर लिखा था, एक प्यार करने वाले पिता की कब्र। तुमने यांग वे को अभी भी पकड़े हुए कब्र के पत्थर को देखा और एक एक करके कहा, डैड, मैं उसे तुमसे माफ़ी मांगने लाया हूँ। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले तुमने यांग वे की पिंडली में लात मारी। एक जोरदार आवाज़ के साथ यांग वे कब्र के पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके तुरंत बाद तुमने उसका सिर जोर से नीचे दबाया, उसे 3 बार जमीन पर पटका। धत धत धत, 3 जोरदार बेरहम वार। यांग वे के माथे से तुरंत खून बहने लगा और उसे तारे दिखने लगे। जैसे ही वो गाली देने वाला था, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अगले ही पल तुमने अचानक हाथ बढ़ाकर यांग वे की गर्दन कसकर पकड़ ली, जिससे वो ऊपर देखने लगा। वो 3 धमाके तुम्हारे पापा के लिए थे। वापस जाओ और अपने पापा को बताओ, अपनी गर्दन धोकर साफ करो। जमीन पर जोरदार खांसी। पहली बार तुम्हारी आंखों में डर था। अभी अभी उसे सच में लगा कि तुम सच में उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुमने अब उसकी तरफ नहीं देखा। उस कचरे को झाड़ दिया और शन मेंग्याओ की तरफ मुड़े। शन मेंग्याओ को कसकर पकड़ रखा था। वो सिर्फ बेबस होकर गुस्सा कर पा रहा था। भाई म्यू, तुम्हें क्या हुआ है? यांग वे तुम्हारा भाई है, तुमने उसे ऐसे मारा? तुम इंसान भी हो? तुम धीरे धीरे उसके पास गए, उसे नीचे देखा और कहा, तुम्हें वो पसंद है? शन मेंग्याओ का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने तुम्हारी तरफ देखा।
हल्की रोशनी में तुम्हारे चेहरे पर दाग और मुहासों के निशान साफ दिख रहे थे। तुम्हारी स्किन पीली पड़ गई थी और तुम बहुत बुरी लग रही थी, सिवाय उन आंखों के जो सितारों की तरह चमक रही थी। लेकिन जब उसने अपने बगल में 2 लंबे बॉडीगार्ड और उदास कब्रिस्तान देखा तो उसने तुरंत एक नकली मुस्कान दी। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ सही है, शेर मिलने से पहले हम रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तुम हल्के से हंसे। तुम मुझे पसंद करते हो? शैन मिंग्याओ ने तुरंत एक गहरा प्यार भरा भाव दिखाया और जोर से सिर हिलाया। हाँ, यांग वे और मैं बस एक गलतफहमी है। परेशानी खड़ी करना बंद करो और हमें जल्दी वापस ले जाओ। उसने अचानक बात बदली और पूछा, वैसे तुम नाइट क्लब क्यों नहीं गए? उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम गए होते तो अब तक प्रेसिडेंट वांग तुम्हें ले गए होते और 20 मिलियन की कॉपरेशन डील तुम्हारे हाथ में होती। कल तुम आसानी से सगाई भी तोड़ सकते थे। लेकिन फिर उसने जमीन पर यांग वे की ओर इशारा किया और कहा, जाओ उसके कपड़े उतारो, मैं थोड़ी देर में नाइट क्लब जाऊंगा। शैन मिंग्याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसने बौही चढ़ाकर बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, तो तुम दोनों उन दोनों के कपड़े उतार दो। शैन मिंग्याओ को पूरा गुस्सा आ गया। भाई म्यू, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई गर्मी नहीं थी। या तो तुम यांग वे के कपड़े उतार दो या तुम दोनों उसे साथ ले जाओ, तुम चुनो। शैन मिंग्याओ हिचकिचाया, लेकिन उसने एक नजर डाली और बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। वो विरोध करने में लाचार था और बस बेकार में चिल्ला सका, भाई म्यू, नासमझी मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगा। लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। ठंडे मन से सब कुछ होते हुए देख रहा था। शैन मिंग्याओ को बर्बाद करो, अभी से शुरू करो। एक तेज चीर के साथ शैन मिंग्याओ की शर्ट जोर से फट गई। वो आखिरकार टूट गया। निराशा में चिल्लाया, ठीक है, मैं जाता हूँ। बॉडीगार्ड ने आखिरकार जाने दिया। यांग वे ने शैन मिंग्याओ को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसकी आंखें हैरानी और परेशानी से भरी हुई थी। शैन मिंग्याओ, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? और तुम बस चुपचाप खड़ी रही, अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए चालू कर दिया। शैन मिंग्याओ ने खतरनाक बॉडीगार्ड को देखा, दांत पीसे और यांग वे के कपड़े फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यांग वे ने बुरी तरह कोशिश की, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी खुजलाया। इससे शैन मिंग्याओ का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले घसीटा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बर्बाद कर दिया है। तुम बेवकूफ़ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? यांग वे इन शब्दों से हैरान और गुस्से में थी। शैन मिंग्याओ, तुम कमीने। उसके सूजे हुए चेहरे को देखकर, उसकी कमजोर नजर को याद करके उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल दिया। वो झुकी और यांग वे के कान में फुसफुसाई, ऐसी आवाज में जिससे सिर्फ वे दोनों सुन सकते थे, 1 मिनट रुको, मैं उसे छुड़ा लूंगी, फिर 2 बॉडीगार्ड को रिश्वत देकर उसका गैंग रेप करवा दूंगी, यहीं और अभी, तुम्हारा बदला लेने के लिए। तभी एक कौवा तुम्हारे पिता की कब्र पर बैठा। उसने अपनी चोंच खोली और कब्र पे बैठा। उसने अपनी चोंच खोली और काँव काँव किया। लेकिन जब तुमने सुना तो ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क रही हो। कौवे की सांस से इंसानों जैसा धुआं निकल रहा था। ये औरत हम कौवों से भी ज्यादा घिनौनी है। उसने असल में उस आदमी का गैंग रेप करने के लिए बॉडीगार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की थी। इससे पहले कि तुम कुछ कह पाते, माओजी तुरंत ठंडा पड़ गया। शैन मिंग्याओ, वो बदमाश, मौत के मुंह में भी वो अभी भी साजिश रच रही है। तुम्हारे बगल में शैन मिंग्याओ अभी भी यांग वे के कान में फुसफुसा रही थी, रुको जब तक मैं इसे फिल्म नहीं बना लेती। कल मैं उससे सगाई तोड़ दूंगी, फिर म्यू परिवार तुम्हारा हो जाएगा। जहां तक उसकी बात है, मैं उसे एक बूढ़ी औरत को बेच दूंगी। कौवे की काँव काँव फिर से गूंजी। ये औरत जानवर है। वो उसका गैंगरेप करना चाहती है, सगाई तोड़ना चाहती है और उसे एक बूढ़ी औरत को बेचना चाहती है। कौवे ने सिर घुमाकर तुम्हारी तरफ देखा। ये आदमी मुझे देख रहा है। क्या वो हमारे कौवे के मुंह को समझता है? तुम्हारी नजरों से कौवा बेचैन हो गया और काँव काँव करते हुए उड़ गया। तुम्हारा चेहरा और भी ठंडा हो गया, मानो बर्फ से जम गया हो। तुम अचानक बोले, तुम्हारी आवाज में कोई गर्मी नहीं थी। शैन मिंग्याओ, क्या तुम वहीं फ्लर्ट करने वाले हो? तुम्हारी ठंडी आवाज ने शैन मिंग्याओ की रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी। उसने अब और देर नहीं की और अचानक ताकत लगाकर उसने यांग वे की पैंट फाड़ दी, जिससे उसके नीचे के काले बॉक्सर शॉर्ट्स दिखने लगे। बॉडीगार्ड के बिना भाव वाले चेहरे ने कहा, एक खराब कचरा देखने लायक भी नहीं होता। यांग वे ने संघर्ष करना बंद कर दिया, बस अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया, कांप रहा था। भाई म्यू, क्या इतना काफी है? तुमने ठंडे स्वर में कहा। जारी रखो, इसे नंगा करो। शैन मिंग्याओ ने ऊपर देखा। वो हैरान थी और तुम पर गुस्सा थी। मत करो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने 2 बॉडीगार्ड को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की और अपने शब्द बदले, मुझे बीच में मत टोको। यांग वे ने हैरानी से शैन मिंग्याओ को देखा, चिल्लाते हुए कहा, शैन मिंग्याओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शैन मिंग्याओ को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस जल्दी से बात खत्म करना चाहती थी। कुछ ही तेजी से उसने यांग वे की आखिरी शर्म भी छीन ली। यांग वे ने अपने शरीर को रगड़ा, दिल खोलकर रोया। शैन मिंग्याओ ने तुम्हारी तरफ देखा, अपनी नफरत को दबाते हुए और तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हुए। देखो, तुम अब भी मेरे पसंदीदा हो, वरना मैं उसके साथ ऐसा क्यों करती? उसने कहा। वो तुम्हारा हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तुम झटके से दूर हो गए। तुम्हारी आंखें नफरत से भरी हुई थीं।
भाई तुम्हें मेरी सच्चाई पर विश्वास करना होगा, मुझसे अब और गुस्सा मत करो, ठीक है? उसने विनती की। वो सोच रही थी अगर मैं किसी के साथ सोने जा रही हूँ तो वो लियू रुयान होगी। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें एक बार भी देखा तो मुझे स्टाई हो जाएगी। अचानक एक बॉडीगार्ड खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। शैन मेंग्याओ का चेहरा तुरंत जिगर जैसा लाल हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं गधे जैसी दिखती हूँ? उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम काफी सेल्फ अवेयर हो, है ना? वो गुस्से में थी, लेकिन उसने जबरदस्ती अपना गुस्सा दबा लिया। उसने एक गहरी सांस ली। भाई म्यू, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करना बंद करो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके हैरान करने वाले नार्सिसिज्म से पूरी तरह नफरत करते हुए तुमने उस पर गुस्सा किया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुमने बोलना खत्म किया तुम जाने के लिए मुड़े। दो बॉडीगार्ड ने तुरंत शैन मेंग्याओ का रास्ता रोक लिया। लंबे बॉडीगार्ड को देखकर वो तुरंत डर गई। भाई म्यू, अगर तुम मेरी बॉडी देखना चाहते हो तो बस कह दो, इस गोल चक्कर वाले रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो भाई म्यू, चलो उसे घसीटकर होटल ले चलते हैं। एक चीख निकली जब बॉडीगार्ड ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, थर्ड मिस के आदमी पर हाथ डालने की? तुम्हारे पीछे तुमने कपड़े फटने और एक औरत की चीख सुनी। बिना मुड़े तुम शांत रहे और वापस कार में बैठ गए। सोफी पहले से ही ड्राइवर सीट कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो तुम्हें कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सकी, जैसे वो तुम्हें पहली बार देख रही हो। घर जा रहा हूँ, आयान मेरा इंतजार कर रही है, तुमने आंखें बंद करते हुए कहा। तुम्हारी आवाज थकी हुई थी। सोफी हिचकिचाते हुए बोली, तुम कहीं और जा सकते हो। तुमने अचानक अपनी आंखें खोली। तुम्हारी आंखें नाराजगी से भरी थी। मैंने तुमसे कहा था अयान मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी ठंडी आवाज ने सूफी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वो पागल आदमी जो सिर्फ नखरे करना जानता था, अचानक उसमें इतना डरावना ऑरा आ गया था। ये ऑरा लगभग थर्ड मिस के बराबर था। तुम जेड वाटर बे लौट आए। जूई सोफे पर ऊँग रहा था। आवाज़ सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मिस्टर म्यू वापस आ गए हैं? तुमने उससे पूछा। फिर भी, क्या अयान नीचे आ गया है? जूई चौंक गया और बार बार अपना सिर हिलाया। थर्ड मिस पूरे समय ऊपर थी और अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। ये सुनकर तुम मुस्कुराए। बहुत अच्छा। जूई ने तुम्हें ऊपर जाते हुए देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। उस छोटे लाल बालों वाले लड़के की आवाज़ में क्या था? जो मिस्टर म्यू थर्ड मिस को मरना चाहता था, वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। तुम नहाने के लिए अपने कमरे में वापस गए, अपने चेहरे से भारी भद्दा मेकअप हटाया। फिर तुमने ढीले पजामे पहने और उन्हें गेस्ट रूम में ले गए। बिस्तर के पास खड़े होकर तुमने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए उस औरत को देखा, लियू रुयान। तुमने चादर उठाई और लेट गए, उसे पीछे से धीरे से गले लगाया। तुम्हारा चेहरा उसकी पतली पीठ से सटा हुआ था। तुमने साफ महसूस किया कि उसका शरीर तुरंत अकड़ गया, लेकिन तुम हल्के से मुस्कुराए। अयान, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें पता है लियू रुयान बिल्कुल सोई नहीं थी। सिर्फ तुम्हारी बातों की वजह से वो बात मानकर बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये वही लियू रुयान है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसका शरीर बोर्ड की तरह अकड़ा हुआ है, थोड़ा कांप भी रहा है। उसकी आंखें कसकर बंद हैं, उन्हें खोलने से डर रही हैं। उसे डर है कि अगर उसने उन्हें खोला तो ये सब एक सपना होगा और तुम गायब हो जाओगे। तुम उसे कसकर पकड़ते हो, उसके जलते हुए शरीर के तापमान को महसूस करते हो, बहुत आराम महसूस करते हो, लेकिन वो हिलती नहीं है और उसका तापमान बढ़ता रहता है। आपका दिल अचानक बैठ जाता है। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है और आप तुरंत उसे हिलाने की कोशिश करते हैं। अयान, मैं वापस आ गई हूँ, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। लेकिन लियू रुयान की आंखें कसकर बंद हैं, वो उन्हें नहीं खुल रही है। आप आगे बढ़कर उसका माथा छूते हैं। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसका चेहरा देखकर वो पहले से ही लाल हो चुका है, जैसे खून बहने वाला हो। उसे तेज़ बुखार है। आप तुरंत फ़ोन उठाते हैं और सूफी को कॉल करते हैं। अयान को तेज़ बुखार है, तुरंत डॉक्टर फेंग को कॉल करो। आप फ़ोन रखते हैं और उसे ठंडा करने के लिए गीला तौलिया लेने उठते हैं, लेकिन जैसे ही आप हिलते हैं लियू रुयान आपका हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी हथेली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। उसकी भारी आवाज़, भाई म्यू मत जाओ। आपने आगे बढ़कर उसका जलता हुआ माथा छुआ। आपका दिल बैठ गया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए एक तौलिया लाती हूँ। लियू रुयान अभी भी आंखें बंद करके आपका हाथ पकड़े रही। भाई, मैं चुपचाप सो जाऊंगी, मत जाओ। उसकी गहरी आवाज़ में हमेशा की तरह ठंडक नहीं थी। इस एकदम अलग बात ने तुम्हारे दिल को चीर दिया। तुम ज़रूर पिछली ज़िंदगी में अंधे रहे होगे कि इतनी अच्छी लियू रुयान के साथ गलत किया। तुम उसे बस धीरे से मना सकते थे। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ जाने दो, मैं बस एक गीला तौलिया लेने जा रही हूँ। नींद में भी वो जिद से तुमसे चिपकी रही, बस यही एक लाइन दोहराती रही। तभी सूफी ने दरवाज़ा खोला और ये सीन देखा। वो खिड़की के बाहर रात को देखे बिना नहीं रह सकी। क्या कल सूरज पश्चिम में उगेगा? भाई मुँह जो थर्ड मिस पर इतना ज़ोर से हमला कर रहा था, अब उसे बहुत धीरे से मना रहा था। तुमने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आवाज़ में तेज़ी थी। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ थोड़ा पानी ले आओ। चलो रुयान का बुखार उतारते हैं। तुमने उसे कितना भी मनाया, लियू रुयान जाने नहीं दे रही थी। लेकिन जब सूफी ने तुम्हारा चेहरा देखा तो उसकी आंखें यकीन से चौड़ी हो गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम मूंगे हो, वो बोली।
तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारी स्किन गोरी और मुलायम है, छिलके उतरे अंडे की तरह मुलायम। आधे घंटे पहले वाला झाइयों वाला बदसूरत सांवली स्किन वाला आदमी कहाँ है? तुम्हारी नाक, टेढ़ी मेढ़ी आंखें और बड़ा मुंह सब गायब हो गए हैं। तुम्हारे खूबसूरत फीचर्स एकदम सही मिले जुले हैं, बहुत हैंडसम। इसमें तुम्हारा पावरफुल ऑरा और चमकदार स्किन भी जोड़ दो और तुम एक बहुत ही बदसूरत आदमी से एक पल में सुपर हैंडसम आदमी बन गए। इस बड़े शौक से सूफी का दिमाग खाली हो गया। आधा घंटा? तुमने ये कैसे किया? वो थोड़ी हिचकिचाई, चाहती थी कि लियू रुयान पहले उसका असली रूप देखे, लेकिन सूफी ने उससे पहले ही कर दिया। उसने भौहें चढ़ाई। ये सिर्फ मेकअप रिमूवर की एक बोतल है, जाओ एक गीला तौलिया ले आओ। वो जानती थी कि किसी की ईमानदारी को परखने का सबसे तेज तरीका बदसूरत, बेवकूफ और गरीब होने का नाटक करना है। इसलिए उसने सब कुछ छिपाने के लिए वो भद्दा भेस बनाया। बदकिस्मती से पिछली जिंदगी में वो बहुत बेवकूफ थी, आसानी से धोखा खा जाती थी। जैसे ही सूफी गीला तौलिया लेकर आई, हवा का एक झोंका आया। डॉक्टर फेंग भी आ गए। जैसे ही आपने लियू रुयान के माथे पर तौलिया रखा, आपको हल्की मजाकिया आवाज सुनाई दी। थर्ड मिस, आपने उस बदसूरत भूत मूगे से छुटकारा तो पाया नहीं, आपने उसकी जगह एक हैंडसम जवान आदमी को रख दिया है। ये सुनकर सू फे ने जल्दी से डॉक्टर फेंग को आंख मारी और उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फेंग ने उन्हें घूरा। क्या क्या आपकी आंख में ऐंठन हो रही है? सू फे ने बेचैनी से फुसफुसाया। कुछ मत कहो, अगर आप पागल हो गए तो पूरा जेड वाटर पे उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर फेंग ने उन्हें अनसुना कर दिया। वो बॉक्स लेने के लिए मान गए और घोंसला खोलना जारी रखा। थर्ड मिस बदल गई है, क्या नहीं कहा जा सकता। मूगे एक बदसूरत भूत है। सू फे ने निराशा में अपनी आंखें ढक लीं। ये मूगे है। डॉक्टर फेंग ने ऊपर देखा भी नहीं, थर्मामीटर घुमाया और मुंह बनाया। अगर मूगे इतने हैंडसम हैं तो मैं उल्टा चलूंगा। तभी आपने अचानक ऊपर देखा, उनके हाथ से थर्मामीटर छीन लिया और कहा, इस पर टाइम बर्बाद करने के बजाय पहले एआन का बुखार कम करो या यहां से निकल जाओ। आपकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन इससे डॉक्टर फेंग ने तुरंत मान लिया, ये आवाज़ मूगे की है। उन्होंने अचानक ऊपर देखा, आपको ध्यान से घूरते हुए। उनके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। आप ब्रदर मुंह है। आपने उन्हें इग्नोर किया और शांति से थर्मामीटर लियू रुयान की बाह के नीचे कर दिया। पास खड़ी सू फे ने डॉक्टर फेंग को खुशी से देखा। बाद में उल्टा चलना याद रखना। डॉक्टर फेंग का चेहरा तुरंत हरा हो गया। आपने लियू रुयान का तौलिया बदला और थर्मामीटर फिर से निकाला। उस पर नंबर देखकर आपका दिल बैठ गया, 39 डिग्री सेल्सियस। इस जलते हुए टेम्परेचर ने आपकी आंखों को दर्द से लाल कर दिया। लेकिन डॉक्टर फेंग ने दवाई निकाली और मजाक उड़ाया। क्या तुम यही नहीं चाहते थे? वैसे भी तुम चाहते हो कि थर्ड मिस मर जाए। आखिर ये पहली बार नहीं है जब तुमने लियू रुयान को बीमार किया है। तुमने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा। जैसे ही तुमने ऊपर देखा, फू यानजी एक बार फिर तुम्हारी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी खूबसूरत, इतनी हैंडसम कि उसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। तुमने भौहें चाहीं, तुम्हारी आवाज़ ठंडी थी। आयान सो रहा है, मैं उसे जगा नहीं सकती। इस आवाज़ ने फू यानजी को उसके सदमे से असलियत में वापस खींच लिया। उसने अजीब तरह से पूछा, क्या हुआ? मैंने आयान से कहा था कि बात मानकर सो जाओ। वो शायद खुद को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। फू यानजी आखिरकार समझ गया। इतनी गंभीर चोटों, इतनी देर तक बारिश में भीगने और साथ ही सेल्फ हिप्नोसिस के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे बुखार था। लेकिन वो एक मुश्किल में था। सेल्फ हिप्नोटाइज बेहोशी से जागना नामुमकिन था। अगर वो जाग नहीं सका तो वो अपनी दवा नहीं ले सकता था। सूफी भी परेशान थी। तीसरी मिस कब से हिप्नोटिक्स धूप में थी। आप बिस्तर पर बेहोश पड़ी औरत को देखते हैं और रूखेपन से कहते हैं, लियू रुयान, अगर तुम नहीं उठी तो मैं जा रहा हूं। आपके बगल में बैठा डॉक्टर हंसता है। लियू रुयान खुद को हिप्नोटाइज कर चुकी है। कोई भी धमाका या ढोल बजाने से वो नहीं जाग सकती। आप उसे सिर्फ एक लाइन से जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बोलना खत्म करे, लियू रुयान धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सीधे आपको घूरती है। उसकी नज़र कमजोर और बिना फोकस के होती है। आप उसे बैठने में मदद करते हैं और उसे दबा देते हैं, लेकिन लियू रुयान आपकी हथेली में रखी गोली को देखकर भौहें चढ़ाती है और सिर्फ एक शब्द कहती है, रो। डॉक्टर फेंग फिर से बीच में बोलते हैं। तीसरी मिस रोने से डरती है। वो बच्ची नहीं है। आपकी मनाने की कोशिश काम नहीं करेगी। आप लियू रुयान को देखते हैं और धीरे से कहते हैं, अपनी दवा बात मान कर लो और मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। अगले ही पल थप्पड़ लगने से डॉक्टर का चेहरा पूरी तरह सूज गया। लियू रुयान ने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले दवा निकल ली, पानी भी नहीं पिया और सीधे आपको घूरने लगी। कैंडी, आप हल्के से हंसे, फिर धीरे से आगे बढ़े और लियू रुयान के होठों को चूमा और उसे सबसे मीठे तरीके से कैंडी का एक टुकड़ा दिया। लियू रुयान ठिठक गई और धीरे से आपको दूर धकेल दिया। आपको बीमारी से इन्फेक्ट करने के डर से आप गुस्सा नहीं थे। आप मुस्कुराए और उससे पूछा, क्या ये मीठा है? तब उसे आपका मतलब समझ आया और उसने सीरियसली जवाब दिया, मीठा, सबसे मीठा कैंडी जो मैंने कभी खाया है। आप लियू रुयान के लिए पानी लाए। पानी पी लो, लेट जाओ और सो जाओ। जब तुम उठोगी तो छत पर कैंडी होगी। आपका लहजा किसी बच्चे को मनाने जैसा था। लियू रुयान बात मानकर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। अचानक उसने आपका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गई। भाई म्यू, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे थे। वो तुम्हें एक एक करके धमका
रही थी। अगर तुम भागते रहे तो मैं म्यू परिवार और शेन मेंग्याओ को जाने नहीं दूंगी। लेकिन तुम बस मुस्कुराए और उसे अपने अंदर समेट लिया। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ उनसे निपट लूंगा। इन शब्दों ने लियू रुयान को हैरान कर दिया। उसे लगा कि कहीं वो वहम तो नहीं है। लेकिन तुमने अपना सिर नीचे किया और उसके जलते हुए माथे को चूमा। आंखें बंद करो और सो जाओ, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे ये नहीं पता था कि तुम्हारी नरमी असली है या नकली। इस समय उनके बगल में फेंगली और सूफी हैरान रह गए। फेंगली ने तो धीरे से सूफी से पूछा, क्या तुम पर किसी शैतान का साया है? तुम्हारे कान फड़क रहे थे। उसे ठंडेपन से देखते हुए तुमने पूछा, प्लीज उल्टा होकर बाहर निकलो, थैंक यू। सूफी ने तुरंत और होशियारी से दवा का डिब्बा उठाकर मदद की। उसने जो कहा उसका मतलब वही था, नहीं तो वो कुत्ता बन जाती। हालांकि फेंगली एक डॉक्टर थी, उसने ट्रेनिंग भी ली थी, इसीलिए उसने चालाकी से लैंप पलट दिया और फिर केकड़े की तरह उल्टा चलने लगी। ये देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सकते थे। फेंगली और सूफी दोनों ही पिछले जन्मों में लियो रुयान की अच्छी सबॉर्डिनेट और सबसे अच्छी दोस्त थी। ऐसी जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी। लियो रुयान, जिसकी आंखें बंद थी, ने हंसी सुनी और चुपचाप अपनी आंखें खोली। फेंगली को केकड़े की तरह उल्टा चलते देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया और वो उदास हो गई। अब फेंगली को फोरेंसिक डॉक्टर के पास भेजने का समय आ गया था। डोंग डोंग, तुम उसकी वजह से कभी ऐसे नहीं हंसे। दरवाजा बंद होने के बाद आपने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। बिस्तर पर सो रही लियो रुयान को देखा और फिर चादर उठाकर सीधे उसके ऊपर लेट गए। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। उसे हिलाने में डर लग रहा था, लेकिन आपने उसका हाथ पकड़ा और उसकी जलती हुई बाहों में समा गए। अयान, मुझे पकड़ो। उसकी आवाज बहुत भारी थी। भाई म्यू, दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, तुमने कहा, लेकिन तुम बस थोड़ा सा हिले। तुमने उसकी बाहों में एक आरामदायक पोजीशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हांफने लगी और तुम्हें हिलने से मना किया। अगले ही पल तुम्हें अचानक नींद नहीं आई। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि तुम्हें लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म है। तुम्हें वहीं जमा हुआ देखकर लियो रुयान को एक शरारत सूझी। उसने खुद को और पास दबाया, यहाँ तक कि जानबूझकर तुमसे रगड़ने लगी। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया। लियो रुयान, हिलना मत, उसने कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मैं बस एक आरामदायक पोजीशन ढूंढना चाहती थी। तुमने गुस्से में उसे बुरा भला कहा, लेकिन तुम्हारी आवाज में कोई दम नहीं था। उसने तुम्हें और कसकर गले लगाया। उसकी ठुड्डी धीरे से तुम्हारे सिर पर टिकी हुई थी। अंधेरी दुनिया अचानक रोशन हो गई। अचानक आई खामोशी ने तुम्हें बेचैन कर दिया। तुमने उसे दिलासा देने के लिए कहा, अयान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हारे पेट पर उसका हाथ बेचैनी से हिला और उसने भारी आवाज में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हें लगा उसका हाथ तुम्हारे शरीर पर घूम रहा था, तुम्हें शरारत से छेड़ रहा था। तुम्हें लगा जैसे तुम कहीं फटने वाली हो और तुम गुर्राए बिना नहीं रह सकी। सो जाओ, एक बार तुम ठीक हो जाओगी तो तुम जो चाहो कर सकती हो, जो चाहो करो। इन 4 शब्दों से उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है। तुम पलटी, उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस की। तुमने उसके होठों के कोने को चूमा। अच्छी नींद लो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम गहराई से किस करेंगे। भाई म्यू की बाहें तुरंत कस गईं और उसके शरीर की हर नस तुम्हारे लिए पागल हो गई। तभी तुमने उसकी तरफ पीठ करके लेट गई, धीरे से गाना शुरू किया। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, भाई तुमसे प्यार करता है, भाई तुम्हें पसंद करता है। इससे धीरे धीरे उसका बेचैन दिल शांत हुआ और वो धीरे धीरे सो गया। हालांकि जैसे ही तुम एक दूसरे की बाहों में सो रही थी, इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी की एक बड़ी लहर दौड़ गई। ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने सीधे इंटरनेट पर आग लगा दी। शांत दिखने वाला नौजवान यांग वे एक ताइवानी आदमी है। शेन परिवार का तीसरा नौजवान मालिक अपनी सगाई के बाद प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट हो गया। शेन मेंग्याओ और यांग वे को देर रात प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट किया गया और 2 बदमाश यांग वे और शेन मेंग्याओ अब बिना कपड़ों के थे और उन्हें कुदास कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था। यांग वी फूट फूट कर रोने लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम भाई म्यू को फुसलाओगे और उसे काम पर लगा दोगे? हम क्यों? 2 महिला बॉडीगार्ड्स ने मेरे कपड़े उतार दिए और चली गईं। मेरी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अब देखो क्या हुआ। कोई फ़ोन नहीं, कोई पैसा नहीं, एक अंजीर का पत्ता भी नहीं। शेन मेंग्याओ कर भी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो यांग वी को सिर्फ पकड़ सकती थी। गर्मी के लिए नफरत सह रही थी। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, उसने दांत पीसते हुए कहा। भाई म्यू सच में बेरहम था। उसके जैसा ही गरीब देहाती लड़का बॉस था। वे दोनों एक दूसरे को गर्मी देते थे। जैसे ही सुबह हुई, शेन मेंग्याओ जो घंटों से सोच रही थी, अचानक बोली, यांग वे, मैंने एक ऐसा तरीका सोचा है जिससे भाई म्यू भी बदनाम हो सकता है। यांग वे तुरंत हैरान रह गया। क्या? शेन मेंग्याओ ने उसे गले लगाया और धीरे धीरे अपना आइडिया समझाया। मैंने कहा था कि ये म्यू परिवार की युवा मालिक के साथ सगाई है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन। तुमने पूरी रात बिना सोए लियू रुयान को देखा, जिसे तेज बुखार था। जब तक उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ तब जाकर तुम सो पाए। लेकिन जैसे ही तुमने आंखें बंद की, बालकनी से चिड़ियों के गाने की आवाज ने तुम्हें जगा दिया। इंसान कितने शर्मनाक होते हैं। कब्रिस्तान में नंगे, और उन्होंने उनकी तस्वीरें भी लीं। बकवास। उस औरत ने तो ये भी कहा कि वो मुंह गे नाम के एक आदमी की इज्जत खराब कर देगी और उसकी शादी एक 80 साल के बूढ़े आदमी से करवा देगी। तुमने आंखें खोली, लेकिन अजीब तरह से शांत रहे। तुम्हारा तो पहले ही दूसरा जन्म हो चुका था। चिड़ियों को समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम नंगे पैर चले गए और 2 गौरैयों से बात की। छोटी गौरैयों, उन्होंने और क्या कहा? दोनों गौरैयों ने डर के मारे अपने पंख फड़फड़ाए। तुम डरावने हो, भागो।
लगता है वो हमें समझता है। अरे, लगता है वो हमें समझता है। ये वही 2 पैरों वाला जीव है जिसका मेरे भाई ने जिक्र किया था, जो चिड़ियों को समझता लगता है। वे मुड़ी तुम्हें हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। तुम सच में पक्षियों को समझ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि हम क्या कह रहे हैं? तुमने सिर हिलाया। तुम कब्रिस्तान में नंगे व्यभिचारियों के बारे में बात कर रहे हो। गौरैयों ने तुरंत विरोध में अपने पंख फड़फड़ाए। उन्हें व्यभिचारी मत कहो, ये कुत्तों की बेइज्जती है। तुम तुरंत खुश हो गए। डिटेल्स के लिए जोर देते हुए तुमने जानना चाहा कि उन्होंने क्या कहा था। 2 छोटी गौरैयों इतनी मासूम और भोली बकबक करती रहीं, जिससे शैन मेंग्याओ का पूरा प्लान पता चल गया। गौरैयों की बातें सुनकर तुम्हारे रोंगटे तुरंत ठंडे पड़ गए। शैन मेंग्याओ सच में बेरहम थी, जो तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश रच रही थी। जब वे इतने बेरहम थे तो तुम्हें बेरहम होने का इल्जाम मत दो। ये लड़ाई जैसे को तैसा होगी, दुगना बदला। तुमसे निकलने वाली डरावनी जानलेवा आभा ने दोनों गौरैयों को डरा दिया, जिससे वे कांपने लगी। गौरैयों को मत मारो, उनका मांस स्वादिष्ट नहीं होता, दांत भरने के लिए भी नहीं। आप मुस्कुराए और उनके पंखों को सहलाते हुए आगे बढ़े। थैंक यू। आपकी नरमी ने गौरैयों का डर तुरंत दूर कर दिया और वे आपके और करीब आना चाहती थीं। आपने लियू रुयान की तरफ देखा, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, और उन्हें इशारा किया। मेरी औरत अभी भी सो रही है, शांत रहो। गौरैयों ने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर दी। क्या इंसान ऐसे प्यार दिखाते हैं? कुत्ते का खाना फैलाना? आपने कहा। भाई चिड़ियों का खाना फैला रहा है, गौरैयों का शिकार कर रहा है। आपने उनके छोटे छोटे सिर गिने, उन्हें अक्सर आकर खेलने के लिए कहा। फिर आप बिस्तर पर वापस आए, अपना फोन उठाया और वीबो खोला। ट्रेंडिंग टॉपिक शेन मेंग्याओ और यांग वे की पुलिस द्वारा ले जाए जाने की तस्वीरें थी। नेटिजन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और तरह तरह की राय आने लगी। शेन मेंग्याओ कितना घटिया था, सगाई के बाद भी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। यांग वे की मासूम और शांत पर्सनालिटी खराब हो गई थी, उसने अपनी होने वाली भाभी को भी बहकाया था। सबने कहा कि उन्होंने सुना था कि यंग मास्टर म्यू एक देहाती आदमी है, बहुत बदसूरत। शेन मेंग्याओ ने वही गलती की जो हर औरत करती है। एक बदसूरत आदमी और एक हैंडसम आदमी में से मैं पक्का हैंडसम वाले को चुनूंगी। तभी एक जानी पहचानी वीबो आईडी पर आपका ध्यान गया। ग्रैंडमा म्यू नाम की एक ब्लॉगर उन सभी को जवाब दे रही थी जो आपकी बेइज्जती कर रही थी। तो क्या हुआ अगर ब्रदर म्यू बदसूरत है? क्या उसने तुम्हारे चावल खाए? जाओ पेशाब करो और पहले खुद को ढक लो। अगर ब्रदर म्यू बदसूरत भी हुआ तो वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। जो कोई भी फिर से ब्रदर म्यू को बदसूरत कहेगा, ग्रैंडमा म्यू 24/7 तुम्हारे साथ रहेगी। इस जानी पहचानी आईडी को देखकर, ग्रैंडमा म्यू को तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करते देखकर तुम्हारी आंखें भर आईं, तुम्हारी नाक चुभ गई और तुम एक ही शब्द चिल्लाई, सिस्टर। वो तुम्हारी छोटी कजिन म्यू युलू है। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम उससे नाराज थी, सोचती थी कि वो तुम्हें नीची नजर से देखती है, जब तक कि उसने तुम्हें चाकू से नहीं बचाया। खून से लथपथ, पीले चेहरे वाली, मुस्कुराकर तुमसे भीख मांग रही थी। क्या तुम मुझे बहन कह सकती हो? पिछली जिंदगी में तुम्हारे पास ये कहने का टाइम नहीं था, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए मर जाए। इस जिंदगी में तुम कसम खाते हो कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होने दोगे। तुम अपनी बहन को बचाओगे, उसे एक इंटरनेशनल मूवी स्टार बनाओगे और सारे बुरे लोगों का सफाया कर दोगे। ये सोचकर तुम तुरंत वीचाट खोलते हो, क्योंकि पिछली जिंदगी में तुम्हें म्यू युलू को घर से निकालने के लिए मनाया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने उसे अनब्लॉक किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इस बीच विला में हरे बालों वाली म्यू युलू अपने फोन पर पागलों की तरह टाइप कर रही थी। उसकी मैनेजर श्याओजिन लगभग रोने ही वाली थी। मेरी प्यारी, तुम 5 घंटे से गाली दे रही हो, क्या तुम्हारी उंगली में दर्द नहीं है? लेकिन म्यू युलू ने ऊपर देखा तक नहीं। सो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कसम खाई कि वो हर उस इंसान को गाली देगी जिसने उसकी बेइज्जती की। म्यू गे। श्याओजिन लगभग रोने ही वाली थी। तुम सिंगर हो, तुम एक्ट्रेस हो, हमारी रेप्यूटेशन पहले ही खराब है, क्या हमारे स्कैंडल कम नहीं हो सकते? म्यू युलू का चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत खराब है। रेसिंग, लड़ाई, वीबो पर लोगों पर अटैक करके वो स्कैंडल का पहाड़ बना रही है। सबसे जरूरी बात, उसमें एक्टिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं है। एक दिल दहला देने वाले रोने वाले सीन में वो रोते रोते सच में हंसने लगी। उसका मैनेजर जियाओजिन गुस्से में था, लेकिन म्यू युलू बेपरवाह थी। हमने अभी तक जैकपॉट भी नहीं मारा है, थोड़ा और होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियाओजिन और भी गुस्से में थी। दादी, आपका गाना हिट हो सकता था, लेकिन क्योंकि ब्रदर म्यू ने आपको प्लेजरिज्म के लिए रिपोर्ट कर दिया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, म्यू युलू ने गहरी आवाज में उसे टोक दिया। जब तक ब्रदर म्यू खुश है, ठीक है, वो मेरा इकलौता भाई है, बेशक मुझे उसे बिगाड़ना ही है। तभी उसका फोन बजा। ब्रदर म्यू ने उसे फ्रेंड के तौर पर ऐड करने की रिक्वेस्ट की। म्यू युलू 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, म्यू युलू ने हताश होकर कहा। वो बस एक और रिक्वेस्ट भेज सकती थी। म्यू युलू भी हैरान थी, सोच रही थी अब तुम क्या करने का प्लान बना रही हो।
तो अपने रिजेक्शन की वजह में उसने लिखा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही ब्लॉक कर सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही ऐड कर सकती हो, क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? मैं बिल्कुल मना करती हूँ। रिजेक्शन की वजह देखकर तुम मुस्कुराई और फिर से रिक्वेस्ट भेजी, बहन क्या तुम मान जाओगी? बस 2 शब्दों से मशरूम ड्यू को ऐसा मीठा लगा जैसे उसने कैंडी खा ली हो। उसने, जिसने अभी कहा था कि वो कभी नहीं मानेगा, तुरंत और खुशी खुशी फ्रेंड रिक्वेस्ट मान ली। जैसे ही तुम खुश हुई, लियो रुयान जाग गई। उसने तुम्हारी खुशी भरी मुस्कान देखी और उसकी आंखें तुरंत गहरी हो गई। तुम इतनी खुशी से किससे चाट कर रही हो? शेन मेंग्याओ, बस उसे मार डालो, ठीक है? तुमने अपना फोन नीचे रखा और उसके माथे को छुआ। बुखार उतर गया है। लियो रुयान कांडेपन से नीचे दबी और बिस्तर से उठने के लिए उठ बैठी। तुमने उसे पीछे खींच लिया। आयान, तुम अभी तक शांत नहीं हुई हो। लियो रुयान ने तुम्हें नीचे देखा, लेकिन तुमने धीरे से आगे बढ़कर अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। कल रात हमने कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम ऐसे ही डीप किस करेंगे। ये कहने के बाद तुमने अपना सिर नीचे किया और उसके होंठ पकड़े। तुम्हारी जीभ उसके होंठ और दांत खोल रही थी, उसे जीत रही थी और उस पर कब्जा कर रही थी। लियो रुयान पहले तो हैरान रह गई और फिर अचानक तुम्हें दूर धकेल दिया। पहले अपना मकसद बताओ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तुमने उसे फिर से किस किया। उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। उसने तुम्हें फिर से दूर धकेल दिया। उसकी आंखों में गहरी इच्छा भर गई थी। भाई म्यू, सेक्स के बारे में बात करना बंद करो। लेकिन तुम उसे चमकती आंखों से घूर रहे थे। क्या तुम्हें किस करना आता है? वो पागल हो रही थी। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुमने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी उठाई, एक आईब्रो उठाई और मुस्कुराए। तुम्हें किस करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो एक कूल शरारती आदमी लग रहा था जो लियांग परिवार की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लियो रुयान का सिर धड़क रहा था। भाई म्यू, क्या तुम मुझे पहले अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हो? मुझे बस तुम्हारे अच्छे लुक्स चाहिए, बस इतना ही। इससे पहले कि वो बोलती, तुमने उसे फिर से किस किया, इस बार ज्यादा जोर से। लियो रुयान, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, तुरंत हैरान रह गई। उसे कंट्रोल करने और अजीब तरह से पलटवार करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर गलती से। आयान, तुमने पहले कभी किस नहीं किया है ना? उन शब्दों से लियो रुयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम लियो रुयान के करीब गए, उसके लगभग पूरी तरह से लाल चेहरे को देखते हुए। कल रात तुम्हारी पहली किस थी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अचानक तुम्हारी तरफ देखा। तुम इतनी अच्छी तरह से किस करते हो, लेकिन उसे सिर्फ जबरदस्ती ही सिखाया जा सकता है। तो तुम और शेन मिंग्याओ, इस बात के बारे में सोचते हुए लियो रुयान ने अचानक अपनी सांस रोक ली। पागलपन की हद तक उसने ये भी सोचा कि कोई शेन मिंग्याओ का मुंह बंद कर दे। अगले ही पल इस बहुत ज्यादा इच्छा ने उसका कंट्रोल खो दिया। उसने उसे जोर से पकड़ा और मजबूती से संभाला। इस बार वो सावधान थी, पानी की तरह कोमल, यहाँ तक कि उसने धीरे से तुम्हारे जख्मों को चाटा, तुम्हारे मुंह के हर मीठे स्वाद का मजा लिया, जब तक कि तुम्हारा पूरा शरीर उसकी खुशबू से भर नहीं गया। तभी उसने तुम्हें अपने अधिकार में लेते हुए कहा, सिर्फ मेरा पेट ही तुम्हें चख सकता है। उसका जलन वाला चेहरा देखकर तुम मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। कल रात मेरा भी पहला किस था। उन शब्दों ने तुरंत लियो रुयान की आंखों की टूटी हुई रोशनी को चमका दिया। तुम्हें शेन मेंग्याओ ने कभी किस नहीं किया। तुमने अपनी उंगली से उसके होठों को छुआ। तुम्हारा ये प्रैक्टिस किया हुआ स्पर्श तुम्हारे सपनों में अनगिनत किस का नतीजा था। बिल्कुल तुम्हारे सपनों जैसा, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट। तुमने धीरे से उसके निचले होंठ को काटा। मैं इसे हमेशा के लिए खाना चाहता हूँ। नहीं, हमेशा के लिए। उन शब्दों ने लियो रुयान के दिल को झकझोर दिया। भाई, वो किसको और गहरा करने ही वाला था कि अचानक एक फोन बजा। उसकी कोमल आंखों में जानलेवा यादें चमक उठे। उसके प्लान खराब करने की हिम्मत किसने की? रिंग की आवाज सुनकर तुमने अपना फोन लेने के लिए उसे धक्का दिया। लियो रुयान का चेहरा बहुत ज्यादा काला पड़ गया था, जैसे खून खराबा होने वाला हो। तुमने कॉलर आईडी देखी। वो तुम्हारी माँ यांग डैन थी। तुमने फोन उठाया और रिकॉर्ड बटन दबाया। दूसरी तरफ से तुरंत एक आवाज आई, भाई म्यू, देखो तुमने क्या किया। तुमने अपने भाई को बर्बाद कर दिया। तुमने सच में उन सबको कब्रिस्तान में छोड़ दिया। तुम इंसान भी हो। अपने भाई की इमेज और इज्जत बचाने के लिए और पास्टर ग्रुप के नुकसान को कम करने के लिए यांग वेई अपने घर का रजिस्ट्रेशन बदलकर म्यू कर देगा। अब से वो म्यू परिवार का सबसे बड़ा बेटा होगा। हम ये भी अनाउंस करेंगे कि शेन मेंग्याओ यांग वेई की मंगेतर है और तुम वो मालकिन हो जिसने तुम्हारे भाई को चुराने की कोशिश की थी। तुमने अपने फोन पर सब कुछ साफ साफ सुना और रूखेपन से पूछा, मेरा क्या, मेरी इज्जत का क्या? यांग डैन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, तुम तो बस एक देहाती हो, तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम रूखेपन से हंसे। मैं नहीं मानूंगा। यांग डैन ने जोर देकर कहा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें मानना ही होगा। शेन मेंग्याओ की मंगेतर शुरू से ही तुम्हारा भाई था, तुम नहीं। आखिरकार तुमने अपना आपा खो दिया और बेरुखी से जवाब दिया, क्या यांग वेई म्यू सरनेम के लायक है?
यांग डैन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन तुम मजाक उड़ाते हुए हंसे। यांग डैन, तुम तो बस एक औरत हो जिसने हमारे म्यू परिवार में शादी की है। मेरा सरनेम मेरे पिता का है और पास्टर ग्रुप मेरा है। यांग वेई तुम्हारा नाजायज बेटा है, उसमें मेरे पिता का खून नहीं है। क्या वो म्यू सरनेम के लायक है? क्या वो म्यू परिवार का इंचार्ज बनने के लायक है? यांग डैन तुरंत भड़क गया। भाई म्यू, तुम्हारे पंख उगाए हैं, है ना? तुम हल्के से हंसे। म्यू परिवार की बातें, तुम हमेशा के लिए म्यू सरनेम के लायक नहीं हो। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने सच में सब कुछ चुरा लिया और तुम्हें घर से निकाल दिया। अगर लियू रुयान ना होती तो तुम बहुत पहले बेघर हो गए होते। तो तुमने ऊपर देखा और लियू रुयान के गाल पर जोर से किस किया, एक जोर का थप्पड़। लियू रुयान ने तुम्हें गहरी समझ में ना आने वाली आंखों से देखा। फोन की दूसरी तरफ यांग डैन ने भी ये सुना। यांग डैन गरजा, भाई म्यू, तुम किस औरत के साथ मजाक कर रहे हो? अभी वापस आओ। तुमने एक भाव उठाई और मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा, लियू रुयान, तीसरी लड़की जिसके पास तुम हमेशा चढ़ना चाहते थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। जैसे ही तुमने बोलना खत्म किया, लियू रुयान ने हैरानी से तुम्हें देखा। तुमने सच में अपने परिवार से उसके बारे में बात की थी, लेकिन तुम्हारी माँ बस ठंडी हंसी हंसी। भाई म्यू, आईने में देखो, तीसरी लड़की तुम्हारे जैसे बदसूरत आदमी को कभी नहीं देखेगी। इसके बारे में सपने मत देखो। 10 बजे तक शेन परिवार के पास पहुंचो। आज यांग वई और शेन मेंग्याओ की सगाई की दावत है। ये कहकर उसने सीधे फोन काट दिया। तुम्हें मना करने का कोई मौका नहीं दिया। आपने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग देखी और हंसे। शेन मेंग्याओ की सगाई की दावत, किसी के मुंह पर थप्पड़ मारने का क्या बढ़िया मौका था। मैं इतने बड़े थप्पड़ वाले पल को कैसे मना कर सकता था जो लगभग मेरे दरवाजे तक डिलीवर किया गया था।